गुड मॉर्निंग बच्चों, ये हमारा चैनल है। करता है जैसे सेब में पुष्प होते हैं ना, फूल निकलते हैं, तो उसमें कौन सा भाग क्या कहलाता है? कौन सा भाग फल कहलाता है? इसकी जानकारी लेंगे। तो जैसे देखिएगा, इसमें लिखा है सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है। कोई भी फल अगर हो, मतलब फल है, तो उसका जो विकास है वो सबसे पहले किससे होगा? पुष्पासन से ही होगा। इसी कारण इसे हम आभासी फल कहते हैं। फल की रचना देखिए, पहले फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय में होती है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि फल की रचना कहाँ होती है, तो फल की रचना जो होती है पुष्प के निषेचन अंडाशय से होती है। अगला क्वेश्चन है वास्तविक फल और आभासी फल में अंतर। वास्तविक फल और आभासी फल में अंतर उदाहरण सहित। तो जैसे ये वास्तविक फल क्या है, आभासी फल क्या है, इसमें क्या अंतर है, इसके क्या उदाहरण है, इसके बारे में आपको बताए जाएंगे। चलिए आभासी फल देखिए। आभासी फल पहला नंबर है, आभासी फलों में बिना निषेचन की वजह से इसमें बीज नहीं होता। जो आभासी फल होता है बिना निषेचन के यह बीज नहीं होता। दूसरा है, आभासी फल में निषेचन के बिना फलों का निर्माण नहीं होता। निषेचन क्रिया समझते हैं, पुष्पों का विकास के साथ साथ आपस में परागकणों का मिलना निषेचन क्रिया कहलाता है। तीसरा है, आभासी फलों का विकास अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्प के अन्य भागों से होता है। जो आभासी फलों का विकास होता है वो किससे होता है? अंडाशय से नहीं होता, बल्कि क्या होता है? पुष्प के अन्य भाग से होता है। अगला दूसरा बताया गया था आभासी फल और वास्तविक फल। अब वास्तविक फल में क्या है? तो ये आभासी फल हो गया, अब ये है वास्तविक फल। वास्तविक फल देखिए, वास्तविक फलों में निषेचन की वजह
से इसमें बीज पाया जाता है। जो वास्तविक फल होता है, जब निषेचन क्रिया होती है तो उसमें क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। वास्तविक फलों में निषेचन के बिना नहीं बल्कि अन्य होता है। वास्तविक फलों का विकास अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से नहीं हो सकता। मतलब जो वास्तविक फल होते हैं उसका जो विकास होता है वो अंडाशय में ही होता है, और जो आभासी फल होते हैं उसका विकास जो होता है वो अंडाशय में नहीं होकर के बल्कि पुष्प के अन्य भागों में इसका विकास होता है। तो ये तो हो गया इसका अंतर। अब देखिए वास्तविक फलों के उदाहरण क्या हैं। वास्तविक फलों में निम्नलिखित फल शामिल हैं।
है कि जैसे दो नर युग्मक गए केंद्रक में, और केंद्रक में क्या है बताइए, केंद्रक में नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं, और भ्रूण पोष में जब पहुंचते हैं तो वहां से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक में चला जाता है, और जब वह चला जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। समझ में आया। दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है, और यह क्रिया त्रिसंयोजन कहलाती है। और जो दूसरा नर युग्मक है वो कहाँ चला जाता है बताओ, ध्रुवीय केंद्रकों के द्वारा, मतलब बाहरी केंद्र के किनारे पर चला जाता है, और वहां पर द्वितीय केंद्र मतलब दूसरे केंद्र का निर्माण करता है और उसे निषेचित करता है। पहले निर्माण करवाता है फिर निषेचित करता है। यह क्रिया त्रिसंयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिसंयोजन कहलाता है। इस समय भ्रूण कोश के अंदर निषेचित अंड कोशिका का त्रिसंयोजित केंद्र के अतिरिक्त सभी केंद्रक अथवा कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं, और यहाँ एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं। यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। इसकी खोज किसने किया था, नवासिन ने की थी। क्या होता है कि फिर जितने भी उसके कोशिकाएं, भ्रूण कोश के अंदर जितनी कोशिकाएं होती हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। केवल कितनी कोशिकाएं बचती हैं, दो। कौन कौन सी कोशिकाएं, एक पहले वाला जो कि भ्रूण के अंदर जाके कोशिकाएं निषेचित किया था, एक वो, और दूसरा जो मतलब दूसरा केंद्रक बना करके उसको निषेचित किया था बाहर ध्रुवीय वाला, वो दोनों कोशिकाएं शेष बचती हैं, बाकी सब नष्ट हो जाती हैं। और वही क्या हो जाता है, भ्रूण कोश में उसी का निर्माण होता है, और ऐसे निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं बताओ, द्विनिषेचन कहते हैं। समझ में आया। अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी, अनिषेचक फलन और बहुभ्रूणता। अनिषेचक फलन देखिए क्या है। अनिषेचक फलन देखिए, यह शब्द नॉल ने दिया, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेचक फलन कहते हैं। क्या होता है, बिना निर्माण के, बिना निर्माण ही नहीं हुआ और क्या हो गया बताओ, और फलन तैयार हो गया, मतलब फल तैयार हो गया तो उसे अनिषेचक फलन कहते हैं। तथा ऐसे फलों को बीज रहित इसे फलों को अनिषेचक फल कहते हैं, या फल बीज रहित होते हैं, इसमें कोई बीज नहीं होता है। अंगूर, केले तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेचक फलन होता है। अनिषेचक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिब्रेलिन के छिड़काव से भी प्राप्त किया जाता है। जो अनिषेचक फलन होते हैं उसमें क्या होता है, हार्मोन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो ऑक्सिन हार्मोन्स, जिब्रेलिन हार्मोन्स, इन दोनों में क्या होता है, प्रेरित किया जाता है। और ये दोनों बहुभ्रूणता एक बीज या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है।
अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है। क्या है? अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, क्योंकि ये बहुगुणता हो जाता है। परंतु आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें कम मात्रा में बहुगुणता पाई जाती है। बहुगुणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों से की थी। बहुगुणता क्या है? बहुत सारे भ्रूण उत्पन्न हो जाएं एक साथ में तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इसमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधे की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। मतलब लेकिन जैसे बहुत सारे भ्रूण तो होते हैं, लेकिन उसमें एक ही पौधा विकसित होकर के आगे का विकास करता है और वही फल देता है। बाकी शेष निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। गुरु बीजाणु जनन देखिए, पुष्पीय पौधों में विषम बीजी होते हैं। क्या होते हैं? बीजी कितने प्रकार? दो, सम बीजी और विषम बीजी। सम माने जो समान और विषम माने जो असमान। तो पुष्पीय पौधों में विषम बीजी होते हैं, अर्थात इन पौधों में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक लघु बीजाणु जो कि नर होता है, जो युग्मों बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, तथा गुरु बीजाणु जो मादा युग्मों बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो जो लघु बीजाणु होता है वो नर होता है, और जो गुरु बीजाणु होता है वो क्या होता है? मादा। जो लघु बीजाणु होता है वो नर युग्मों होता है, और जो गुरु बीजाणु होता है मादा युग्मों बनाने वाली क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। अगला है बीजाणुओं के बनने की क्रिया, जिसमें कि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होती है। जब बीजाणु बनते हैं तो नर और मादा दोनों के माध्यम से तो बनते हैं, तो उन्हें हम अर्धसूत्री विभाजन के नाम से भी जानते हैं। उसे हम गुरु बीजाणु कहते हैं। अगर वह अर्धसूत्री विभाजन करता है तो कौन क्या कहलाएगा? गुरु बीजाणु जनन क्रिया कहलाएगी। क्रियाशील देखिए, अगला है क्रियाशील। क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मों की प्रथम कोशी होती है। क्या होती है? प्रथम कोशी होती है। गुरु बीजाणु अगुणित होता है। क्रियाशील बीजाणु का आधार जो कि बढ़ जाता है, तथा यह बीजांडकाय के अधिकांश भाग बीजांडकाय के अगला को घेर लेती है। अब क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक सूत्र में विभाजन हो जाता है द्वारा
भ्रूणपोष तथा उसके प्रकार। भ्रूणपोष में होने वाले त्रिसंयोजन फल स्वरूप द्विगुणित केंद्रक बनता है। अभी मैंने बताया था द्विगुणित क्या है, एक केंद्रक के बाहर और एक केंद्रक के अंदर। तो जो बाहर होगा वो बाहर का युग्मक, जो अंदर है वो अंदर का युग्मक, और दोनों के मिलने से जो बनते हैं वो क्या हो जाता है, द्विसंयोजन और त्रिसंयोजन। अब जो तीन संयोजन क्रिया हो जाती है तो बाकी कोशिकाएं क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो क्या लिखा है इसमें देखिए, भ्रूणपोष में होने वाले त्रिसंयोजन फलस्वरूप त्रिगुणित केंद्रक बनता है। इसी के परिवर्धन से एक पोषक संरचना बनती है, जिसी को हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। यह बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देता है। क्या करता है, बढ़ते हुए भ्रूण को क्या देता है, पोषण देता है। कभी कभी यह ऊतक जैसे अंकुरण के समय भ्रूण को पोषण प्रदान करने का आधार कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है बताइए, अंकुरण के समय भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अंकुरण मतलब ग्रोथ कर रहा है, जब अंकुरित हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसमें क्या करता है, उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। आवृतबीजी पौधों में परिवर्धन के आधार पर भ्रूणपोष निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष विकास में भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनाता है। भित्ति निर्माण नहीं होता। जब बहुत सारे बनते हैं तो उसमें भित्ति निर्माण नहीं होगा। जब शेष नष्ट हो जाएंगे, केवल 2 या 3 बचेंगे या 1 बचेगा, तब फिर भ्रूणपोष में उसका निर्माण शुरू होगा, जो बाद में परिध पर विन्यास हो जाते हैं। भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रकीय रिक्तिका बन जाती है। बाद में यह रिक्तिका समाप्त हो जाती है और बहुत से केंद्रक व कोशिका द्रव्य इसमें भर जाते हैं। बाद में इसमें अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार का भ्रूणपोष प्रायः पॉलीपेटली वर्ग में पाया जाता है, जिसे हम जैसे कैप्सेला, जैसे क्या है, कैप्सेला। दूसरा क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशी भित्ति का निर्माण होता है। इस प्रकार का भ्रूणपोष प्रायः गैमोपेटली वर्ग में पाया जाता है, जैसे बिल्लार्सिया। तो ये कोशिका भ्रूणपोष है। इसमें क्या होता है, यह प्रत्येक विभाजन के पश्चात, विभाजन माने क्या होता है, बंटवारा, जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है, तो हर विभाजन के बाद अलग अलग कोश के भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार का अगर निर्माण हो रहा है तो उसे हम गैमोपेटली वर्ग में रखते हैं। जिसे है, जैसे क्या है, किसमें ज्यादा होता है, तो बिल्लार्सिया जो होती है उसमें होता है। अगला क्या है, तीसरा नंबर है हिलोवियल भ्रूण। इस प्रकार का भ्रूणपोष लगभग 19% आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है, जो आगे आप पढ़िए आवृतबीजी। यह विशेष रूप से एक बीजी पौधों में पाया जाता है। यह ऊपर वर्णन किए गए दोनों प्रकार के भ्रूणपोष के बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्र के प्रथम विभाजन के बाद कोशी भित्ति का निर्माण होता है। बाद में इन दोनों भागों के केंद्र विभाजन होता रहता है और भित्ति निर्माण नहीं होता, जिसे हम एरी मुख कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भित्ति निर्माण नहीं होता। किसमें नहीं होता, हिलोवियल जो भ्रूणपोष होता है उसमें भित्ति का निर्माण नहीं होता। समझ में आया। अगला है, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है। आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए। नर तथा मादा जनन अंगों में उत्पन्न नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा जनन अंगों में उत्पन्न नर तथा मादा युग्मकों के, युग्मक मतलब क्या, जो आपस में संलयन क्रियाएं होती हैं, तो युग्मक का निर्माण होता है। इन युग्मकों के जो संयोजन में आपस में मिलना, अगर ऐसी क्रिया हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे।
अगला है दोहरा निषेचन। क्या है? दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। पराग नलिका में उपस्थित दोनों नरकेंद्रक एक ही नरयुग्मक की तरह कार्य करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहेंगे। भ्रूणपोष में पहुंचने के बाद इसमें एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है, तो यह क्रिया वास्तविक युग्मक संलयन कहलाती है। संलयित मतलब आपस में मिल जाता है, संलयन हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। जब संलयन की क्रिया हो जाती है तो उसी को हम निषेचन भी कहते हैं। दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्र की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। एक तो युग्मक के अंदर चला जाता है और दूसरा केंद्रक के क्या है? ध्रुवीय स्तर पे पहुंच जाता है और वहां पर निषेचित करता है। तो यह क्रिया त्रिसंयोजन कहलाती है और इस समय भ्रूणपोष के अंदर निषेचित अंड कोशिका तथा त्रिसंयोजन केंद्र के अंतरिक्त सभी केंद्रक अथवा कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। बाकी जितनी भी कोशिकाएं उसमें होती हैं क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। लुप्त होने का मतलब समाप्त हो जाती हैं। जो समाप्त हो जाती हैं तो बाकी जो ध्रुवीय पर रहता है वह विकसित करता है युग्मक को, और जो युग्मक के अंदर एक नर कर चला जाता है वो करता है। समझ में आया? उन दोनों को करने की क्रिया अगर हो रही है तो उसे हम त्रिसंयोजन क्रिया कहते हैं। यहाँ एक ही भ्रूणपोष में दो संलयन होते हैं, अतः यह क्रिया क्या कहलाती है? द्वि संलयन कहलाती है या द्वि निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वि निषेचन कहलाती है। पश्च निषेचन घटनाएं क्या है? अगला है पश्च निषेचन घटनाएं। निषेचन के पश्चात निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहला है भ्रूण एवं उसका विकास। भ्रूण एवं उसका विकास। युग्मनज एक द्विगुणित संरचना है। यह सभी सूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होता है। आरंभ में यह आकार में बढ़कर अपने चारों ओर सेलुलोज एक भित्ति का निर्माण करता है। क्या करता है? एक भित्ति का निर्माण करता है। इसके पश्चात यह एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा क्या लिखा है? इसके पश्चात यह एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसे ऊपरी बीजांड द्वार और विस्तृत कोशा को आधार कोशा तथा निचली निभाग की ओर स्थित कोशा को अंतराल कोशा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराल कोशा कहते हैं। और स्थिर कोशा को अंतराल कोशा कहते हैं। अगला है अवस्थ कोशा को भ्रूणीय कोशा तथा अंतराल कोशा को एक उदग्र विभाजन कोशा कहते हैं। ये भ्रूण एवं उसका विकास कैसे होता है जानती हैं? इसमें क्या होता है? द्विसंलयन होता है और यह आरंभ में आकार में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब बढ़ने के बाद इसमें एक आवरण छा जाता है। आवरण समझते हैं? लेयर, एक उसके ऊपर लेयर चढ़ जाता है और यह लेयर क्या होता है? चारों ओर जिसे जो लेयर चढ़ता है उसे हम सेलुलोज का निर्माण कहते हैं। उसे हम सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज का एक आवरण चढ़ जाता है। आवरण चढ़ने के बाद जब इसका आकार बढ़ जाता है तो आकार बड़ा होने के बाद इसमें विभाजन हो जाता है। अब विभाजित होकर यह दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में। इस दो भागों को बंटने की जो क्रिया होती है तो पहली क्रिया को जो पहला ऊपरी वाला भाग होता है उसे कोशा आधार कोशा तथा निचली वाले भाग को अंतराल कोशा कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले वाले भाग को आधार कोशा और दूसरे वाले को अंतराल कोशा के नाम से जानते हैं। और अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो उसे हम भ्रूणीय कोशा या अंतराल कोशा या उदग्र विभाजन कोशा के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? अगला है बीज व फल का निर्माण। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है तथा अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार फल वास्तविक में परिपक्व अंडाशय है जिसे हम बीज कहते हैं। जब वह फल का निर्माण एकदम परिपक्व हो जाता है तो उसे हम बीज के नाम से जानते हैं।
अगला है भ्रूणपोष का विकास। क्या है? भ्रूणपोष का विकास। यह 3 प्रकार के होते हैं। जो भ्रूणपोष का विकास होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष के विकास में भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनाता है, उसे हम केंद्रकीय भ्रूण। क्या करता है? इस प्रकार के जो भ्रूणपोष होते हैं वो बार बार क्या करता है? विभाजन कर देता है। विभाजन मतलब क्या होता है? बंटवारा कर देता है, अलग हो जाता है, और एक ही नहीं बहुत सारे स्वतंत्र रूप में बहुत सारे केंद्रक बना देता है, तो उसे हम केंद्रकीय भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। चलिए, दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या है? कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इसमें लिखे इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के क्या होता है? इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात क्या होता है? प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशाभित्ति का निर्माण होता है। जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है उसमें क्या होता है? कोशाभित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोशाभित्ति का निर्माण होता है, तो उसे हम कोशिकीय भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। तीसरा है हिलोवियल भ्रूणपोष। क्या है? हिलोवियल भ्रूणपोष। इस प्रकार का भ्रूणपोष लगभग 19% दलपुंज। दलपुंज क्या हो जाता है? गिर जाता है। पुमांग भी गिर जाता है, वर्तिकाग्र भी गिर जाता है, और वर्तिकाग्र जो है वो भी गिर जाता है। लेकिन जो अंडाशय है उसमें फल बदल जाता है। अंडाशय क्या हो जाता है? फल में बदल जाता है, और जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। ये निषेचन के पुष्प में होने वाले परिवर्तन हैं। अब बी नंबर में देखिए, बी है निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन। क्या है? निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन। चलिए देखिए, निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन। पहला है बाह्य अध्यावरण। बीज का बीज चूल बनना ही बाह्य अध्यावरण कहलाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए बीज चूल तो उसको समझ लीजिए वो बाह्य अध्यावरण ही है। अब दूसरा है अंतः अध्यावरण। बीज का अंतः कवच या टेगमेन बनना ही क्या होता है? अंतः अध्यावरण। बीज का अंतः अध्यावरण समझते हैं, जैसे आम की गुठली, लीची की गुठली, ये सब अंतः अध्यावरण है। और बीजांड वृंत, और जो बीजांड वृंत होता है वो क्या हो जाता है? वो नष्ट हो जाता है। निषेचन के जो बीजांड में होने वाले परिवर्तन होते हैं उसमें बीजांड वृंत जो होता है वो नष्ट हो जाता है। लीची
में इससे एक मांसल ऊतक बनता है। बीजांड वृंत नष्ट हो जाते हैं, एक मांसल ऊतक बन जाता है। यह बीज के चारों ओर होता है, इसे हम बीजशोल या एरिल कहते हैं। यह खाने योग्य भाग है, इसे हम हर्ड इंट्रीगेमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है। बीजांड द्वार के ही रूप में रहता है। अरंडी में इसे एक अतिवृद्धि निकलती है, जिसे हम बीजशोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार को किस नाम से और जानते हैं? तो इसको हम बीजशोल के नाम से भी जानते हैं। बीजांड द्वार या बाह्य अध्यावरण या बीजशोल, ये तीनों एक ही हैं। अगला है बीजांडकाय। बीजांडकाय प्रायः समाप्त हो जाते हैं। बीजांड क्या क्या है? प्रायः समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी पतली परत के रूप में बचा रहता है। जो बीजांडकाय होता है वो समाप्त हो जाता है जब क्रिया होती है पश्चात निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले जब परिवर्तन की क्रिया होती है तो उस क्रिया में क्या हो जाता है? बीजांडकाय जो होता है वो प्रायः समाप्त हो जाता है और कभी कभी पतली परत के रूप में ही बचा रहता है, जिसे हम परिभ्रूण पोस्ट कहते हैं, जैसे कुमुदनी या काली मिर्च। इन सब में बीजांडकाय क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं या तो पतली झिल्ली के रूप में रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सी नंबर देखिएगा, निषेचन के पश्चात भ्रूण में होने वाले परिवर्तन। अब इसमें पहला है प्रतिमुखा कोशिकाएं, जो कि नष्ट हो जाती हैं। युग्मनज भ्रूण बनाता है और भ्रूणपोष बनता है। जैसे जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं वो तो इसमें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जो युग्मनज होता है वो भ्रूण का निर्माण कर देता है और जो भ्रूणपोष होता है वह भ्रूणपोष ही बनाता है, मतलब भ्रूण को पोषण प्रदान। इस पे नोट किया है और वो दूसरे को जो बोर्ड में आएंगे उसी क्वेश्चन को मैंने नोट किया है। आप उस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस बोर्ड में आने की इसकी संभावना 100% है और आप लोग इसको अच्छे से तैयार करके ही आगे का प्रिपेयर करते रहिएगा। चलिए देखिए, अब दूसरे लेसन का पहला क्वेश्चन है, अंड जनन क्या है? अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। देखिए, स्त्री के अंडाशय के जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण अंडजनन कहलाता है। जो स्त्री के अंडाशय होते हैं उसमें एपिथेलियम एक कोशिका होती है जिसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है, उसी को हम अंडजनन कहते हैं। और अंडजनन निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। अंडजनन कितने चरण में पूर्ण होता है? तो निम्नलिखित चरणों में। पहला है प्रोलीफेरेशन प्रवस्था। क्या है? प्रोलीफेरेशन प्रवस्था। इस अवस्था की शुरुआत उस समय से होती है जब मादा फिट्स मां के गर्भ के लगभग 7 माह की होती है। जनन कोशिकाएं विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छा बना देती हैं, जिसे हम पुट्टिका कहते हैं। और पुट्टिका की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तथा इसे हम उग्रोनियम कहते हैं।
जिसे हम प्रोलीफेरेशन प्रवस्था कहते हैं। समझ में आया? प्रोलीफेरेशन प्रवस्था कहते हैं। क्या होता है इस अवस्था में? जब माँ बनती हैं तो गर्भाशय में लगभग 7 माह की जब होती है तो वो जनन कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती है। और अंडाशय की जो गुहा होती है उसमें कोशिका गुच्छ बन जाती है। गुच्छ मतलब एक आवरण टाइप का बन जाता है, जिसे हम पुट्टिका कहते हैं। और इसी पुट्टिका की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे हम उग्रोनियम कहते हैं, जिसे हम पॉलीफेरेशन प्रवस्था कहते हैं। चलिए, दूसरा है वृद्धि प्रवस्था। क्या है? वृद्धि प्रवस्था। यह अवस्था भी उस समय पूरी हो जाती है जब माँ के गर्भ में होती है। जब माँ के गर्भ में होती है, इस अवस्था में उग्रेनियम पोषण कोशिकाओं से भोजन एकत्रित करते समय आकार में बड़ी हो जाती हैं, तो उसे हम प्राथमिक उसाइट कहते हैं, चाहे वृद्धि प्रवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में जब भोजन का निर्माण होने लगता है तो कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। अगर कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाएं तो उसे हम वृद्धि प्रवस्था या प्राथमिक उसाइट कहते हैं। तो इसको हम साधारण में इस तरीके से लिख सकते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में माँ के गर्भ में जब बच्चे होते हैं तो क्या होता है? कोशिकाएं भोजन लेने की स्थिति में आकार में बड़ी हो जाती हैं, तो उसमें प्राथमिक उसाइट कहते हैं। इस तरीके से भी हम साधारण से लिख सकते हैं। तीसरा है परिपक्व प्रवस्था। क्या होता है? परिपक्व प्रवस्था। परिपक्व प्रवस्था में देखिएगा, यह पूरे जनन काल 11 से 45 वर्ष में लगातार होती रहती है।
कुछ भाग शुक्राणु की पुच्छ के चारों ओर एक पर्व बना लेता है, तो वह उससे जुड़ा होता है कुछ भाग। अगला है FSH और LSH की भूमिका। क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि FSH क्या है और LH की भूमिका क्या है, ये है क्या, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित माने रिलीज माने निकलते हैं, तो उस प्रक्रिया को स्पर्मिएशन या वीर्य संचन कहते हैं। शुक्रजनन प्रक्रिया किशोरावस्था, यौनारंभ। जब शुक्रजनन की प्रक्रिया कब शुरू होती है, तो शुक्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो किशोरावस्था में शुरू हो जाती है। अब किशोरावस्था, जिसे हम यौनारंभ अवस्था के नाम से भी जानते हैं, चाहे किशोरावस्था कहिए चाहे यौनारंभ क्रिया कहिए, अवस्था करिए, इन दोनों प्रकार से, इस दो नाम से हम जानते हैं, चाहे किशोरावस्था चाहे यौनारंभ अवस्था। कब शुरू होता है, तो 13 से 14 वर्ष में शुरू हो जाता है। 13 से 14 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा गनैड्रोट्रेपिन रिलीज हार्मोन्स GnRH के श्रावण में काफी वृद्धि हो जाती है। मानव के जो शरीर होते हैं, इसमें क्या हो जाता है, 13 से 14 वर्ष की आयु में गनैडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन्स जो होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स, वो एक्टिव हो जाते हैं, वृद्धि करने लगते हैं और श्रावण करने लगते हैं, मतलब खुद ही निकलने लगते हैं बाहर। तो अगर ऐसी क्रिया होती है तो उसे हम गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के नाम से जानते। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें आप लोगों को चित्र बनाने हैं, नर जनन तंत्र का चित्र बना लीजिए। नर जनन का चित्र आपके बुक में दिया हुआ है, उस बुक में आप देख लीजिएगा चित्र और उसको अच्छे से देख करके उसका फिगर बना करके तैयारी कर लीजिएगा। अब इसके जो भाग हैं, बाकी भाग को हम समझा देते हैं। जैसे चित्र आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, बाकी हम भाग बता देते हैं। मनुष्य का नर जनन तंत्र शरीर के श्रोणी क्षेत्र में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। जो मनुष्य के जो नर जनन तंत्र होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, तो वो श्रोणी क्षेत्र में अवस्थित होते हैं। अब उसमें पहला है वृषण। नर में एक जोड़ी वृषण थैलीनुमा वृषण कोश में नर के बाहर कोश
अब वृषण कोश देखिए, वृषण कोश टांगों के बीच में लटका थैलीनुमा कोश जिससे दोनों वृषण स्थित होते हैं वृषण कोश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोश कहलाते हैं। मानव के जो टांग दोनों होते हैं ना, उनके बीच में वृषण होते हैं जो कि थैलीनुमा होते हैं, जो कि लटके होते हैं, उसी को हम वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश की रोम युक्त त्वचा में पसीना ग्रंथियां एवं विशिष्ट गंध उत्पन्न करने वाली सीवम ग्रंथियां होती हैं, जिससे वृषण में एक विशेष प्रकार की गंध आती है। और उसमें रोम युक्त मतलब क्या होते हैं? रोए, बहुत बड़े बड़े ऐसे मतलब किनारे किनारे रोए होते हैं त्वचा पे, जिससे पसीना जो होता है वो ग्रंथियों के द्वारा और विशिष्ट गंध एक उत्पन्न करती है, जिसे हम सीबम ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। अगला है शुक्र वाहिकाएं। क्या है? शुक्र वाहिकाएं। ये रोमांथी स्तंभी कोशिकाओं की एकल उपकला से उपस्थित नलिकाएं होती हैं। 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो वृषण जालक निकलती हैं। जो वृषण होते हैं उसमें एक जाल नुमा बनी होती है संरचना, वो किसके माध्यम से होते? 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं वो एक जाल का निर्माण करती हैं, जिससे वृषण उसी जाल के अंतर्गत रहता है, तो उसे हम शुक्रवाहिनियां के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला चौथा नंबर देखिएगा। चौथा नंबर है एपीडीडाइमिस। प्रत्येक वृषण में शुक्रवाहिकाएं परस्पर संलयन करके एक वाहिनी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वाहिनी बनाती हैं। जो प्रत्येक वृषण होते हैं, वृषण उसमें शुक्रवाहिकाएं परस्पर क्या करती हैं? संलयन करती हैं। संलयन करके आपस में मिल जाती हैं और एक वाहिनी का निर्माण करती हैं, जिसे हम अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी सकरी अत्यधिक कुंडलित नलिका है जो वृषण को ऊपर नीचे तथा पीछे ढके रहती है, उसे हम एपिडीमिस के नाम से जानते हैं। इसका क्या कार्य होता है? इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, सकरी मतलब पतली होती है, या अत्यधिक कुंडलित होती है। कुंडलित मतलब क्या होता है? चारों तरफ से घिरी होती है। कुंडली मतलब घेरे होती है, कुंडली बनाई होती है, उसको बीच में रखती है। वृषण को बीच में रखने का काम करती है। तो ये नलिका है जो कि वृषण के ऊपर नीचे तथा पीछे उसे ढके रहती है, जिससे वृषण को कोई नुकसान ना हो, जिससे कोई इसका चोट ना हो और दिक्कतें ना हो। अगला है शुक्रवाहिनी। 5वां नंबर क्या है? शुक्रवाहिनी। इसे हम डट्स डेफेरेंस भी कहते हैं। प्रत्येक वृषण के पुच्छ अधिवृषण से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी सीधी नलिका निकलती है, जिसे शुक्र
संयोजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, जिसे ओव्यूलेशन या निषेचन या फर्टिलाइजेशन, जिसे सगर्भता के नाम से भी जानते हैं, या प्रेगनेंसी या शिशु जन्म या शिशु की देखभाल की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं, क्या हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग हैं जो स्त्री युग्मक, अंडाणु, ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन्स, जिसे हम अंडाशयी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करता है? अंडाशय। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। कहाँ स्थित होते हैं ये? तो ये उदर के निचले भाग में स्थित होते हैं। उदर माने पेट, पेट के निचले भाग में दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। अगला है अंडवाहिनियां। अगला क्या है? अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियों में देखिएगा, अंडवाहिनियां जिसे हम डिंब वाहिनी या नलिका या फेलोपियन नलिका या गर्भाशय के नाम से जानते हैं तथा लगभग यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो अंडवाहिनी होती है वो गर्भाशय के अंदर 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो कि प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। क्या करती है? परिधि से जाती है। तक परिधि माने किनारे किनारे। कहाँ से? अंडाशय की परिधि से, मतलब अंडाशय के किनारे किनारे से चलकर गर्भाशय तक जाती है, जिसे हम अंडवाहिनियों के नाम से जानते हैं। अगला है गर्भाशय। प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय होता है। क्या होता है? प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय होता है, जिसे हम बच्चेदानी के भी नाम से जानते हैं या बच्चादानी भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपत्ती जैसा होता है। नाशपत्ती आपने देखा है? और नाशपत्ती को अगर उल्टा करके कर दिया जाए, उल्टा करके रख दिया जाए, तो वैसे ही आकार का गर्भाशय होता है। यह श्रोणि वृत्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा यौन में खुलता है, जिसे हम ग्रीवा की गुहा कहते हैं। जो गर्भाशय का जो पतली जो ग्रीवा होती है, जो सिरा होता है, वो यौन में खुलता है, और जो खुलता है उसे हम ग्रीवा या गुहा के नाम से या ग्रीवा नाल के नाम से या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्र का वर्णन किया है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% हर वर्ष आता है बोर्ड परीक्षा में, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान से इन दोनों को कंप्लीट कर लीजिए। इन दोनों में से एक तो आएगा ही।
हर वर्ष आता है, इस वर्ष भी आएगा, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान से इसको तैयार कर लीजिएगा। दोनों में से एक जरूर आएगा, इसलिए दोनों आपको तैयार रखेंगे तो कोई भी आएगा तो आप कंप्लीट कर लेंगे। और ये बड़े क्वेश्चन में आते हैं, विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चनों में आते हैं। विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन वैसे 60 क्वेश्चन में भी आते हैं, पर जो इनकी हेडिंग मैंने बताई है, जैसे इसकी हेडिंग बताई है अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय, बाह्य जननेंद्रियां, तो ये सब एक एक हेडिंग आ सकते हैं। और जैसे उसमें नर जनन में मैंने बताया था प्रोटेस्ट ग्रंथियां, शिशन ग्रंथियां, वृषण कोश, शुक्रवाहिनियां, इन सब के बारे में बताया था, तो ये सब चीजों में आ जाएगा। अगला है शुक्राशय है, इन सब के बारे में बताया नहीं था, शुक्राशय, मूत्राशय, अस्लंगवाहिनियां, शुक्राशय, अंडवाहिनियां, एपिडाशय, ये सब बताए थे, मूत्र मार्ग बताए थे। तो ये सब मनुष्य के नर जनन तंत्र हैं। तो ये मनुष्य के नर जनन तंत्र हैं, और ये सब चीजें जो मैंने बताई ये मादा की नर जनन तंत्र हैं, मादा की जनन तंत्र हैं। तो इन दोनों में से एक आपको 100% इस वर्ष मिलेगा, और आप इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव अंडाणु का सचित्र वर्णन कीजिए। अंडाणु का चित्र बना लीजिएगा। अंडाणु का एक गोल आकृति का किनारे किनारे से आकृति ऐसे पंखुड़ी टाइप का बना होता है, वो मानव अंडाणु का चित्र होता है, जो कि बुक में बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चित्र तो मैंने बनाया नहीं है, और मानव अंडाणु का मैंने ये जो इसका वर्णन करना था ना, तो बाकी जो इसके पार्ट हैं उसके बारे में मैं आपको पढ़ा देता हूँ। चित्र आप लोग बुक से देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, शुक्राणु। देखिए पहले क्या है, शुक्राणु। यह कशाभिकीय पुच्छ युक्त नर युग्मक है, जो कि इसके मुख्य निम्नलिखित होते हैं। पहला है शीर्ष। क्या है, शीर्ष। यह शुक्रजन का अग्र, चौड़ी एवं चपटा भाग, इसके ऊपरी भाग पर गालजी काय से बनी एक टोपी जैसी संरचना होती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। शीर्ष भाग में एक बड़ा केंद्रक होता है। कोशिका द्रव्य की मात्रा अत्यंत कम होती है, जिसे हम शुक्राणु की ये पहला भाग है, जिसे हम शीर्ष के नाम से जानते हैं। तो इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम एक्रोसोम के नाम से भी जानते हैं। और इसके शीर्ष भाग पर एक बड़ा केंद्रक होता है, और यह कोशिका द्रव्य की मात्रा इसमें अत्यंत कम होती है। और यह इसका अग्रभाग जो होता है वो चौड़ा होता है, चपटा होता है, और इसे गालजी काय में बना एक टोपी जैसी संरचना होती है। और दूसरा है अगला ग्रीवा। क्या है, ग्रीवा। ग्रीवा यह संकरा सिरा और मध्य भाग के बीच एक क्षेत्र है। इस भाग में दो तारकाएं उपस्थित रहते हैं। किसमें, शुक्राणु के बीच में ग्रीवा या संकरा सिरा और मध्य भाग के बीच एक क्षेत्र है। इस भाग में दो तारकाएं उपस्थित होते हैं, तो उसे हम ग्रीवा के नाम से जानते हैं। तीसरा है मध्य भाग। यह ग्रीवा का पुच्छ के मध्य का बेलनाकार भाग होता है, और इस भाग में 10 से 14 माइट्रोकांडिया सर्पिलाकार स्थित होते हैं। ये शुक्राणु की सबसे पतली गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का तो चित्र आप लोगों ने देखा ही है, ऊपर टोपी नुमा संरचना और नीचे एक लंबी रस्सी नुमा संरचना होती है, जो कि माइट्रोकांडिया में सर्पिलाकार होती हैं। ये शुक्राणु की सबसे पतली गति वाली, ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है, जिसे हम मध्य भाग या ग्रीवा पुच्छ के नाम से भी जानते हैं। इसका आकार जो होता है वो बेलनाकार होता है। ये किस में पाए जाते हैं, तो ये माइट्रोकांडिया में होते हैं, और ये 10 से 14 भाग जो होते हैं माइट्रोकांडिया में, और इसका जो माइट्रोकांडिया में होता है उसका आकार सर्पिलाकार होता है। चलिए चौथा देखेंगे, पुच्छ। क्या है, पुच्छ। यह शुक्राणु का सबसे लंबा एवं पतला होता है। इसकी पूरी लंबाई में अक्षीय तंतु उपस्थित रहते हैं। इसके पश्च भाग में अक्षीय तंतु प्लाज्मा झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं, इसे हम पुच्छ कहते हैं। क्या होता है, यह शुक्राणु का सबसे लंबा एवं पतला भाग होता है। इसकी पूरी लंबाई में अक्षीय तंतु उपस्थित रहते हैं, और इसके पश्च भाग में अक्षीय तंतु प्लाज्मा झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। कोई भी प्लाज्मा या झिल्ली से घिरा नहीं होता है, तो इसे हम पुच्छ के नाम से जानते हैं, जो कि ये शुक्राणु के सबसे लास्ट का भाग होता है, जिसे हम पुच्छ के नाम से जानते हैं। अगला भाग है अंड। क्या है, अंड। मानव का अंड गोल, अकवचीय, अपीतकी एवं अचल मादा युग्मक है। इसके कोशिका द्रव्य का उपप्लाज्मा कहते हैं। जो अंड होता है उसे उपप्लाज्मा के भी नाम से जानते हैं, या अवकवचीय, उपस्थिकी के एवं या अचल मादा युग्मक के नाम से भी जानते हैं।
कोशिका द्रव्य में एक बड़ा केंद्रक होता है और अन्य कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक अंड में एक जंतु ध्रुव या एक वर्धी ध्रुव होता है। एक या दो जंतु ध्रुव के निकट प्लाज्मा के बाहर उपस्थित रहते हैं और यह अवकाश जहां पाई जाती है वहां परिपीतक अवकाश कहलाते हैं। जैसे कोई भी खाली स्थान अगर उन्होंने देखा, कहाँ देखा, प्लाज्मा के बाहर, तो वहां पे अवकाश में उसे हम परिपीतक अवकाश के भी नाम से जानते हैं। और अंड जो होता है वो प्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। उसे अंड को, जो कि उसका आकार जो होता है वो गोल होता है, उसमें कोई कवच नहीं होता, उसके कोई ऊपर आवरण नहीं होता है। यह कोशिका द्रव्य के अंतर पाया जाता है। यह अचल मादा युग्मक के नाम से भी जाना जाता है। इसे कोशिका द्रव्य में बड़ा केंद्रक भी होता है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। जो अंड होता है उसके कोशिका द्रव्य में एक बड़ा केंद्रक होता है, जिसे अन्य कोशिकांग के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक अंड में एक जंतु ध्रुव, एक वर्धी ध्रुव होता है। एक या दो जंतु ध्रुव के निकट प्लाज्मा के बाहर उपस्थित रहते हैं, जिसे हम अवकाश मतलब खाली स्थान जहां पा गए तो उसे हम परिपीतक अवकाश के नाम से भी जानते हैं। ये दूसरा लेसन आपका कंप्लीट हो गया। पहला लेसन मैंने आपको बता दिया है। पहले लेसन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आएंगे, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। दूसरे लेसन का भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। पहला और दूसरा लेसन बायोलॉजी का आपका कंप्लीट हो गया है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय के क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, और अति लघु उत्तरीय की, बहुविकल्पीय की भी। इसमें बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के जितने भी क्वेश्चन हैं सब इन्हीं दो लेसनों से, मतलब इन दो लेसनों के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके वो इन्हीं दो लेसन से कंप्लीट मैंने करवा दिए हैं। बाकी के आगे के जो लेसन है वो आगे हम कल परसों में आपको करवा देंगे। और तब तक आप ये पहला लेसन और दूसरा लेसन अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 100% आने वाले क्वेश्चन के मैंने आपको बता दिए हैं और आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी जब बोर्ड परीक्षा आने वाले होंगे उसके 15 दिन पहले, 1 महीने पहले एक मैराथन क्लास हम आप लोगों को दे देंगे। वो मैराथन क्लास आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। 100% उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब ये 2 लेसन आप कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।